हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपकी फरवरी 2024 की विजन आईएएस की मैगजीन, जिसमें गाइस हम सोशल इश्यूज कर रहे थे, जिसके हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी मॉर्निंग में कवर किए हैं। आज इवनिंग में हम बात करेंगे लास्ट सारे जो टॉपिक्स बचे हैं, शॉर्ट्स भी इवन हम कवर करेंगे इस वीडियो के तहत भी। साथ ही गाइस, हमें अभी ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर्स। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहे तो करंट अफेयर्स की तो आई एम टेकिंग अ गारंटी फॉर यू कि बहुत अच्छा आप कर पाओगे, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और आपको पता है करंट अफेयर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ क्या होता है कि इसके साथ ही बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाते हैं। तो यानी कि आपकी दोनों ही हालातों में विन विन सिचुएशन है, स्टैटिक पोर्शन भी साथ में कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। तो लास्ट 1 और 2 ईयर्स की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन जो यूट्यूब का होता है, वहाँ पर डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इवनिंग में क्वेश्चन डाला जा रहा है। मॉर्निंग में करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, इवनिंग में एक स्टैटिक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। सब चीज़ों को अटेम्प्ट करते चलो, इसी जर्नी में आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड इसके एक अच्छे होपफुल लाइफ के साथ स्टार्ट करते हैं नेशनल आयुष मिशन, जो हमारा सोशल इश्यूज का पार्ट है गाइस। देखो क्यों ये न्यूज़ में रहा नेशनल आयुष मिशन। तो रिसेंटली क्या था, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई नेशनल आयुष मिशन पे, और उसने रिलीज किया बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये आई। अब नेशनल आयुष मिशन है क्या, इसके तहत क्या करने की कोशिश की जा रही है, और क्या कोशिश है स्टैंडिंग जो आपकी कमेटी है, तो वो अपना एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। आपको पता है ना, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत का पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी। अब हम समझते हैं स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में आपको पता हो। तो पार्लियामेंट की बॉडी है, और स्टैंडिंग कमेटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि परमानेंट लेजिस्लेटिव कमेटी है, जिसका काम होता है पॉलिसीज को चेक करना, एस्टैब्लिश करना, उस पर ओवरसाइट करना, इन डेप्थ तरीके से, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर चीज़ का एनालिसिस करके बोलना। एक आपकी एडहॉक कमेटी होती है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए होती है। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा आपको मैंने अभी कि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर होगा, और आपको मैंने याद दिला दिया। देखो, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, उसमें स्टैंडिंग कमेटी एडहॉक कमेटी भी पढ़ा होगा, राइट। तो इन्होंने किया। अब ये स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की आई, इन्होंने अब कुछ निकाल कर लेकर आए हैं स्टैंड आपका नेशनल आयुष मिशन के बारे में। देखो, नेशनल आयुष मिशन सबसे पहली बात क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों का ही इसमें शेयर होता है। ठीक है। अब लॉन्च किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने की थी। 2014 में ही नेशनल आयुष मिशन को लॉन्च किया गया, और इसका फोकस था प्रोपोगेट करना, एजुकेट करना इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। मेडिकल सिस्टम यानी कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी। ठीक है। आप सभी ने कभी ना कभी इससे इलाज अपना जरूर करा होगा, या आप देखते होगे हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास रखती है। अब तो इवन मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए लोग भी हैं जो एलोपैथी से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इन वाली मेडिसिन पे। तो अब ना देखो, कंपोनेंट क्या है नेशनल आयुष मिशन के, इसमें यही है कि देखो हर जगह पर कोशिश की जा रही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, आयुष ग्राम हो, आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हो, असेंशियल जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो हर तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है अपग्रेड करना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। अच्छा, जब नेशनल आयुष मिशन आया, पता है आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आयुष की जो सर्विसेज हैं, यानी जैसे सोवा रिगपा स्कीम है, नेचुरोपैथी है, या होम्योपैथी है, इन सभी की सर्विसेज ना सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाए। आप देखो, आपके आसपास बहुत सारे सेंटर्स खुले होंगे। प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो सिस्टम में यूज होते हैं। एजुकेशनल सिस्टम हमारा इंस्टीट्यूशन जो है आयुष का, वो अच्छा हो जाए, और अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आयुष प्रैक्टिसेस। अच्छा, इसका जो गाइस ऑब्जेक्टिव है, टेन्योर है, वो 2026 तक इसका टेन्योर है। हमारी पूरी कोशिश है कि नेशनल आयुष मिशन को टिल द टाइम टू 2026, यानी कि आपके 2 साल तक इसको अच्छे से कवर कर लिया जाए। और इसका अचीवमेंट क्या है, देखो 8.42 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, जो आप समझ लो, आपकी क्या समझते हो कि ये नहीं इम्पोर्टेंट है? अरे भाई, इसकी अचीवमेंट ये है नेशनल आयुष मिशन की, जो पेपर में कभी भी लिखो ना, तो देखो, जब भी पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही, कितनी पॉपुलेशन को उसने कवर किया, गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पॉलिसी का मकसद ही यही था, वेलफेयर देना। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
तो कितने लोगों तक वो वेलफेयर पहुंच सका, वही अचीवमेंट है किसी भी पॉलिसी की। तो यहाँ पर 8.42 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जिनको इसके तहत यानी 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को इससे बहुत फायदा मिला है। 2022-23 और 2020-21 में 1.5 करोड़ को, अभी 8.42 करोड़ लोगों को इस फैसिलिटी से लाभ मिला है। अब जब जब ना देखो रिपोर्ट में ना कुछ चैलेंजेस भी रखे गए, कहा गया सारी सारी अच्छी बातें नहीं हुई है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। कह रहा पहला चैलेंज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कह रहा एज पर रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 खाली 85% जो फंड है वो यूटिलाइज हुआ है। कह रहा बताओ 15% क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ। फिर कह रहा कि जो क्वालिटी है ना हमारे मेडिसिन की इनमें, कह रहा वो बहुत अच्छी नहीं है। कह रहा क्या दिक्कत आई, कह रहा बहुत ज्यादा ना जो आयुष में जो ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं उसमें मेटल का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों के हेल्थ डैमेज होते हैं। तो कह रहा है ये तो बड़ी कंसर्न की बात है भाई, बंदा एलोपैथी से बच के आया है इसीलिए कि उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स ना पड़े। अगर आयुर्वेदा में या दूसरे आयुष वाली स्कीम में अगर हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यही मिलेगा तो फिर फायदा क्या। फिर तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चरल का बहुत डिले है। कह रहा आप ना उठाओ नेशनल आयुष मिशन को और उसमें देखोगे जो 69% इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स है ना वो अप्रूव किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं पूरी तरह कंप्लीट हुई है और ओनली 65% है जिनमें कि सैंक्शन इस्टेब्लिश करा गया है। तो कहाँ तक अच्छा है। फिर ये कह रहा है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे डिलेज है। कह रहा क्योंकि लेट एलोकेशन हुआ है फंड्स का और बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है फंक्शन बिटवीन एंटिटीज और बहुत ज़्यादा डिले है सबमिटिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स एंड ऑल करने में। तो कह रहा देखो ना ठीक से फंड पहुंच पाए, ना दूसरी चीज़ों में ओवरलैपिंग आपस में एंटिटीज की बहुत है जिसकी वजह से काम बहुत सफर कर रहे हैं। कह रहा फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना वो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट नहीं है, सबको पता ही नहीं चलता हमें कौन सा काम एलोकेट करा हुआ है, यानी कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और कह रहा देखो बड़ी अजीब सी बात है कि नेशनल आयुष मिशन में शुरू में तो आपने आयुष को फुल फॉर्म में सोवा रिक्पा को भी पार्ट माना। सोवा रिक्पा ना एक तरीके का टेक्निक है ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू ठीक करने की, वो भी आपने एक्सक्लूड कर दी। तो कह रहे हैं कि दूसरे अगर चैलेंजेस की अगर हम और ध्यान दें नेशनल आयुष मिशन के तो वो भी हमारे सामने ही है। कह रहा देखो क्या होता है कि ना आयुष ट्रीटमेंट जो है बहुत ही कम लोग उस पर एक्सेप्ट कर पाए हैं। जब भी किसी को कुछ होता है तो वो टेलीपैथी के मोड से या कुछ भी ऐसा करके ना उनकी कोशिश पता है टेलीमेडिसिन की तरफ एलोपैथी की तरफ जाने की होती है। अभी भी लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्योंकि पुअर क्वालिटी के आयुष एजुकेशनिस्ट और प्रैक्टिशनर हैं तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आता यार ये कैसा डॉक्टर है। फिर तीसरी बात इशू रिलेटेड टू दैट मेडिसिन, क्योंकि तो देखो अब आप जानते हो आप आयुर्वेदा के मेडिसिन खाओ आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होगा ना डिजीज से बाहर इलनेस से बाहर होने का वो स्लो होता है। आप अभी एक फीवर हुआ उसमें आप खा लो एक एलोपैथी की गोली, है ना, इंस्टेंट आपको फर्क पड़ता है। अब हम इंस्टेंट वाले लोग हो चुके हैं, हमें स्लो हीलिंग डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो फिर कैसे दिक्कत नहीं आएगी आयुष मेडिसिन से आप खाओगे नहीं। फिर क्या ना हमारे मेन स्ट्रीम में जाना इतना आसान नहीं है इसका। फिर क्वालिटी रिसर्च के लिए ना इतने अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं। बात समझो आप देखो हमें एक ऐसा मेडिसिन सिस्टम चाहिए जहां हमें ट्रस्ट भी हो, हमें हर एक चीज़ उसके बारे में पता हो और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं ना वो पूरी रिसर्च के साथ ठोक बजा के कहें जी हाँ ये मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस पे ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट बैठाएं प्लस देखो उसके साथ ना आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है, मुंह बोली बातें नहीं होती हैं कि मुंह से बोला आपने और हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि ना इसीलिए वे फॉरवर्ड में रिकमेंडेशन आई रिपोर्ट की, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है क्योंकि वो पूरा एनालिसिस करके ना रिकमेंडेशन भी देती है वो कि देखो जी ये रिकमेंडेशन है ये कर लो तो सुधार आ जाएगा पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो इसके लिए बोला गया डीपनिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। है ना क्या करो आप अपना ना क्वालिटी कंट्रोल एनहांस करो, स्टैंडर्डाइज कर दो चीज़ों को। कह रहा सबसे पहला काम करो इन्वेस्टिंग इन एडवांस एनालिटिकल लैब्स। कह रहा आप ना अपने ज़्यादातर पैसे लगाओ एनालिटिकल लैब्स में रोबस्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में। फिर सेकंड काम कर लो डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना लो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कंज्यूमर्स के लिए, ताकि जो भी एडवर्स इवेंट आते हैं आयुष मेडिसिन को खाने से वो सुधर जाए। फिर कह रहे हैं रेगुलर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करो आप आयुष मेडिसिन का, ताकि रियल वर्ल्ड सेफ्टी और एफिकेसी बढ़ जाए। चौथी चीज कर लो कि आयुष क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जो बेंचमार्क डब्ल्यूएचओ ने दिए है ना, क्योंकि आपको पता है आज बड़ा अच्छी बात है कि जब हम वीडियोज आज सेलिब्रेट कर रहे हैं देख रहे हैं बात कर रहे हैं इस बारे में, तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है।
आज 7 अप्रैल है, तो आपको वो क्वालिटी अपनी इन्हांस करनी पड़ेगी। सेकंड काम देखो, हमने कहा रिसर्च की कमी और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। मैंने भी आपको कहा ना कि मेडिकल सिस्टम हमें ऐसा चाहिए जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने वाला हो। तो यहाँ पर उसने कहा कि इसके लिए आप क्या करो, इंक्रीज कर दो फंडिंग को फॉर हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, ताकि आपकी एफिकेसी, आयुष थेरेपी से सेफ्टी, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और क्रॉनिक डिजीजेस जो है आपकी, उस पर भी फोकस करो और प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान रखो। फिर सेकंड क्या होता है, इनकरेज करो कोलैबोरेशन बिटवीन आयुष एंड एलोपैथिक रिसर्चर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन ले आओ। फिर यूटिलाइज करो जो पेशेंट का डेटा है फ्रॉम लोकल हेल्थ सेंटर्स, ताकि लार्ज स्केल में एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज करके आपको ना अपग्रेडेड नॉलेज मिले। और ये भी ध्यान रखो कि जितने भी आपके आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं ना, उनको बराबर ट्रेनिंग देते रहो, अपस्किलिंग करते रहो उनकी, उनकी रिसर्च स्किलिंग, उनकी स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन की, ये सारी चीज़ों पे भी काम किया जाए। क्योंकि देखो अभी बहुत ही ना, अभी बहुत नई फील्ड है, तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि कुछ ना जो गैप्स रह जाते हैं, जैसे मान लो जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह आ रही हैं उनके बीच में जो भी गैप्स हैं, उसको ब्रिज करने की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करो, कम्युनिटी हेल्थ कैंपेन चला दो और जो आयुष प्रैक्टिशनर है वो जाए, उसको भी जुड़ने की ज़रूरत है कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ के काम करे। और जो डिलेज हैं ओवरकम करो, उसको करना ही पड़ेगा। एग्जिस्टिंग स्टाफ नहीं है अगर, या है तो उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, और जितने भी हो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देना शुरू करो, टेक्नोलॉजी के साथ भी चीज़ें कनेक्ट करना शुरू करो, ताकि स्ट्रीमलाइन हो और अच्छे से निकल कर आए। उसके बाद देखो, कंज्यूमर का आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा उसके लिए नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाना, और वो भी साइंटिफिक बेसिस पर हो, और वो साइंटिफिक बेसिस ही हाईलाइट करें आयुष के बेनिफिट्स को, तब जाके लोग मानेंगे। फिर प्रमोट करो रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग एंड पेशेंट एजुकेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात, दो काम करने हैं। एक काम क्या करना है, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, लेकिन वो किस बेसिस पे होना चाहिए, साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए। सेकंड काम आप ये करो कि एडवर्टाइज जो कर रहे हो, पेशेंट की जो एजुकेशन दे रहे हो, उसको साथ साथ प्रमोट करते करते आप उसको समझा दो कि देखो इसका यूज़ करना और इसकी सेफ्टी बिल्कुल है, ये सेफ है हर तरह से। तो कह रहा केस स्टडी में लेके बता देता हूँ। चाइना ने ना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पॉलिसी बनाई, और वहां से हमें लर्निंग एक्चुअल में लेनी चाहिए। देखो, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। चाइना को हम हर चीज़ में कोसते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी निकालनी चाहिए। उसी दिमाग को कहा जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाला दिमाग। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड देखने के लिए कि आप ना पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो, यानी कि टीसीएम इज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, एसेंशियल जो भी मेडिसिन लिस्ट है उसको इंटीग्रेट कर दो। फिर इनोवेट कर दो, मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी एजुकेशन है इनकॉर्पोरेट कर दो, उसमें इनोवेशन प्रोग्राम लगा दो। फिर ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे उन्होंने क्या करा, फॉरेन पॉलिसीज निकल कर आई, तो इन्होंने क्या करा, कई सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो बाहर थे चाइना के, उन्होंने प्रमोट किया, एजुकेशन रिसर्च को बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। और बिना देखो, ये फील्ड ही मेडिसिन की ऐसी फील्ड है जहाँ पर यू रियली नीड रिसर्च, विदाउट रिसर्च आप फेल हो जाओगे। राइट, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एशे 2021-2022। देखो, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज भी करी। अगर हम इस डेटा के बारे में देखें तो ये रिपोर्ट जो निकल के आ रही है 2011 से निकल कर आ रही है। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान से ये कंडक्ट हुई, और अंडर द स्कीम ऑफ हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत, हेस्पिस बोलते हैं उसको, वहां से निकल कर आई है। अब सर्वे में ना इसमें कवर किया गया है सभी इंस्टीट्यूशंस को, और ये भी बोला गया है कि जितनी भी इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कह रहा पहली बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं हायर एजुकेशन के, यूजीसी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, एमसीआई है, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस सर्वे का पूरा ध्यान है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो और डेडिकेटेड पोर्टल पर हो ये। तो इसमें ना क्लासिफिकेशन की हुई यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर इनको करा हुआ है। अब ना इसमें हाईलाइट रिपोर्ट की क्या की हुई है, देखो सबसे पहले जैसे बताया नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि टोटल नंबर जो कॉलेजेस के हैं वो कितने हैं, स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं वो सब करा, स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कितनी रहेगी उस पर काम करा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ डिसाइड करके बता दिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पर बता दिया भाई कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उसको पूरा गवर्नमेंट ने कैसे प्लान करा है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, कि एग्जिस्टिंग लेवल पे क्या होता है। देखो आप ये ज़रूर याद रखना
कि की रिकमेंडेशन डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी की क्या आई थी। देखो, एग्जिस्टिंग हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये सिलसिला है। अभी लेकिन हमें ये समझना है कि रिकमेंडेशन डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे पहले क्या आई कि कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। कंपोजिट का मतलब समझ रहे हो? आप ना जितने भी प्रोग्राम हैं जो भी एक्रीडेटेड होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स को आपस में मिला दो। और दूसरा इसके बात ये है कि उसको ना पूरा मेथोडोलॉजी के साथ कोई नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट मत करो एज पर द प्रेजेंट। आप पूरा मेच्योरिटी बेस पे पूरा लेवल 1 टू लेवल 5 जाकर उसको पूरा डेटा प्लेटफॉर्म पे चेक कर कर इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाओ। तो यानी कि हमें रैंकिंग सिस्टम से डाइवर्स चॉइस हम इनेबल करनी होगी और हमें कुछ ऐसे रीएक्रीडिएशन की तरफ भी बढ़ना होगा जिससे हमारा जो सिस्टम है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का वो अच्छा होता चला जाए। तो देखो ये बहुत टाइम से आया हुआ है। अब ज़रूरत पता है क्या है? ज़रूरत ये है कि हम अपने सिस्टम को अच्छा करते चले जाएँ, ताकि जो फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको भी लगे कि हम एक सही जगह पर आए हैं। तभी तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइब्रेरीज़, लैबोरेटरीज़, कंप्यूटर प्रोग्राम सेंटर, स्किल सेंटर, ये सारे के सारे गाइस ये तैयार इसीलिए किए जा रहे हैं, ताकि जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी ठीक हो आपका, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है हमारा। जेंडर पैरिटी इंडेक्स का मतलब समझते हो कि फीमेल कितना जा रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ, क्योंकि वो रेशो हमारी हमेशा गिरी हुई रहती है। तो वो हमारी कोशिश है कि उनका भी एनरोलमेंट जो है वो बढ़े, तो उसके लिए ही प्रोसेस सारा तैयार किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब देखो, जब भी इक्विटी एंड इक्वालिटी दो टर्म आए तो ज़रूर समझना चाहिए कि क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ इक्विटी क्या होता है। आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, इक्विटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। ठीक है, समझ गए, लिख लिया। अब एक टर्म हम पढ़ते हैं इक्वालिटी, पढ़ते हैं ना। इक्वालिटी क्या होती है? तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है गाइस? अगर हम इक्वालिटी को बोले तो स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल बोलते हैं ना, कि सभी के जो समानता, बराबरी, यही कहते हो ना, कि सभी के सेम राइट्स हैं। तो वो एक समानता है, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब रिसेंटली ना इंडिया ने अनाउंस किया कि जो अलायंस है फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिवॉस में स्विट्जरलैंड के अंदर, ये हर साल की मीटिंग जो होती है, तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया इस बार अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। अब ग्लोबल गुड का मतलब है कि अलायंस बेसिकली फॉलो करने को बोल रही है एसडीजी गोल्स को। कह रहा है देखो, 3 गोल क्या है एसडीजी का। थर्ड गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट गोल है फिफ्थ वाला जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। फोर्थ गोल है आपका इक्वालिटी एजुकेशन। 17 गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया तो इसके रिलेटेड ये पढ़ता चलता जाए कि इसके हेडक्वार्टर्स है डिवॉस, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही हो रही थी ये 1971 में स्टैब्लिश्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी पॉलिटिकल, बिजनेस, एकेडमिक एजेंडे हो रहे हैं ना, उसको एक शेप देना और रीजनल इंडस्ट्री जितने भी है ना उन मुद्दों को डिस्कस करना। ये कई पब्लिकेशंस को भी निकालती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये निकालती है, तो पता होना चाहिए। अब जब ये अलायंस पे बात आई तो देखो इसमें बोला क्या गया। उन्होंने कहा कि देखो, जितनी भी गवर्नमेंट कलेक्ट हुई हुई है, जितनी इंडस्ट्री कलेक्ट हुई हुई है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट हुई हुई हैं, तो आइडिया इस अलायंस का ये है कि जितनी भी G20 डिक्लेरेशन से निकल कर आई हैं, तो इंडिया ये चाहता है कि डेवलपमेंट तो हो, पर वो वुमेन लेड हो। नारी शक्ति वैसे ही आपको पता चल रहा है आजकल भारत में चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव इसका पता है क्या है? कि ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, नॉलेज शेयरिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो हमारे आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ वुमेन हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्राइज में। अब इस अलायंस में पता है क्या है? नेटवर्क पार्टनर कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन है? इन्वेस्ट इंडिया। सपोर्ट कौन कर रहा है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एंकर्ड कौन कर रहा है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सीआई का काम ही यही है, न्यू दिल्ली पे काम करना है। अलायंस पूरा फॉलो अप करता है एंगेजमेंट ग्रुप एंड इनिशिएटिव अंडर द G20 फ्रेमवर्क। अब इसमें ना एक B20 है। B20 का मतलब समझते हो? बिजनेस 20। ये पूरा का पूरा डायलॉग फोरम है जिसमें कि वो अपना बिजनेस 20 के अंदर ग्लोबल 20 में ही, G20 में ही, यानी कि उन्होंने ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी स्टैब्लिश करी थी 2010 में भी, 23 में भी, और इसको इंडिया ने होस्ट किया था। अब वुमेन 20 भी आ गया है, ताकि जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्विटी पे हम ध्यान रखें। इस बार जब G20 हुआ, या वैसे भी जब G20 एम्पावरमेंट में 2019 में ही ये लॉन्च करा गया था, ताकि वुमेन लीडरशिप और एम्पावरमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़ता जाए। अच्छा, एक चीज इससे रिलेटेड और है, स्वाति पोर्टल, याद रखना। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है हमने, जिसमें हम इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स को स्टेम के थ्रू एजुकेशन दिला रहे हैं। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। जानते हो हम चाहते क्या है? कि इंडिया में ना जो वुमेन है वो साइंस और रिलेटेड लॉन्ग रिसर्च एंड इक्वलिटी की तरफ जाए। हम चाहते हैं जाए।
क्योंकि अभी तक पता है क्या होता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर आप कभी गए हो कॉलेजेस वगैरह में, मुझे बता दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने कितनी लड़कियां देखी होंगी, रोबोटिक्स के अंदर आपने कितनी लड़कियां देखी होंगी। तो वहां पर आके आते 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 ना सारा कुछ हिल जाता है, वुमेन को फिर वो बहुत ना कम पैरामीटर्स पे, कम उस पे रखा जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलाई जाती है ना वुमेन के साथ। तो हम चाहते हैं कि वुमेन अब थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट्स में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है, शॉर्ट्स में ना क्योंकि बहुत कम शॉर्ट है तो वीडियो के तहत ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है अडॉप्शन। अब यहाँ अडॉप्शन से बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही वाली बात है, चाइल्ड अडॉप्शन की बात होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइस क्या बोला कि जितने भी राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विद इन आर्टिकल 21। बी वेरी केयरफुल नाउ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है कि आर्टिकल लिख के जो कि राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। हाई कोर्ट ने साफ तरीके से बोला राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन कैन नॉट बी रेज टू अ लेवल ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ नहीं जा सकता। देयरफॉर जो हाई कोर्ट है उसने अपहेल्ड करा रेगुलेशन 5 का 7 क्लॉज अडॉप्शन रेगुलेशन 2022। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अंडर रेगुलेशन 5 का 7 क्लॉज कपल्स विद 2 और मोर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन एंड हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन। अब यहाँ सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है इस रेगुलेशन के तहत जो भी कपल है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन के तहत ही वो कंसिडर किए जाएंगे, हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन। और रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि स्पेशल नीड बच्चे क्या होते हैं, देखो वो बच्चे जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, अब आप समझो बात को। अंडर रेगुलेशन में कपल जिस 2 या 2 से ज़्यादा जिनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं और वो स्पेशल वाले हैं बच्चे हैं, हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। अब एक तो देखो स्पेशल नीड होता है यानी कि उनमें डिसेबिलिटी है। हार्ड टू प्लेस का मतलब है वो बच्चा जो कि अडॉप्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर गोइंग थ्रू प्रोसीजर मेंशन अंडर रूल। समझ रहे हो, हार्ड टू प्लेस चाइल्ड का मतलब है वो बच्चा जो कि अडॉप्शन में प्लेस नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर बताया कि देखो अंडर रेगुलेशंस के अंदर ही ये भी बोला जा रहा है कि जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं ना, पीएपी का मतलब वही होता है, उसमें बोला जा रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस विद और विदाउट बायोलॉजिकल चाइल्ड उनको अडॉप्शन सब्जेक्ट, उनका कुछ ना सब्जेक्टिव भी है। देखो सबसे पहली बात, जब भी अडॉप्शन की बात आए, ठीक है, मैरिड कपल को पहले तो ये चाहिए कि दोनों का कंसेंट होना चाहिए। अगर किसी एक का भी कंसेंट नहीं मिलता तो समझ लो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। वैसे आपको पता है हमारे देश में सिंगल जो होते हैं, अनमैरिड जो होते हैं, उनको अडॉप्शन राइट नहीं दिए गए। ठीक है, मतलब उसके अलग प्रोसीजर्स हैं। फिर सिंगल फीमेल के लिए कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, सिंगल फीमेल लेकिन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, ये ध्यान रखना। सिंगल मेल शेल नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड, ये ध्यान रखना। अडॉप्शन के बहुत अलग हमारे यहाँ सीन है, और अडॉप्शन पूरी तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है, ही नहीं फंडामेंटल राइट, हटा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो 2022 के रेगुलेशन में अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये बताया गया। फिर जे एक्ट 2015 क्या कहता है, कह रहा है सेक्युलर एक्ट है, आप कोई गवर्न करता है पूरा अडॉप्शन कैसे बच्चों को करना, कह रहा है हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी आता है ये। उसके बाद सेंट्रल अडॉप्शन बॉडीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। कारा एक नोडल बॉडी है जो मॉनिटर एंड रेगुलेट करती है कंट्री के अंदर या कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर हुआ है ना इंडियन चिल्ड्रन का कोई अडॉप्शन, तो पूरा इस पे कारा एक बॉडी है जो चेक करती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आपको अडॉप्शन समझ आ गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज घर पोर्टल। घर का यहाँ पर मतलब है गाइस गो होम, या ना फुल फॉर्म है घर की, गो होम एंड रीयूनाइट। ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के तहत अर्लियर ही इसको बहुत पहले ही लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का काम पता है क्या है, डिजिटली मॉनिटर करना, ट्रैक करना ऐसे बच्चों को जो कि खो गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस के अंदर भी आते हैं। अब एनसीपीसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, क्योंकि वो सेफगार्ड करती है बच्चों के राइट्स को। इसमें एक चेयरमैन, अब देखो यहीं पे मामला आ जाता है, कोई भी स्टेट पीसेस देने जा रहे हो, यूपीएससी का आप जानते हो कभी भरोसा नहीं है, वो किस लेवल पे आपको साथ क्वेश्चन में खेलेगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यूपीएससी क्योंकि खुद भी बहुत अनप्लान्ड है, तो आप हर अनप्लान्ड चीज़ को याद करना शुरू कर दो। याद रखो एपेक्स बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के तहत आई 2005 के, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, याद रख लेना, बिल्कुल याद रख लेना। ये हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देती है। पॉस्को सुना होगा आपने,
वो इसके अंदर ही आता है, राइट टू एजुकेशन भी इसके अंदर ही आता है, यही इस पे काम करती हैं। तो घर पोर्टल आए और पूछेगा घर पोर्टल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो बड़ा फैंसी सा लगेगा क्वेश्चन आपको, लगेगा बट मार दो टिक। ध्यान रखना उस पे क्वेश्चन में है क्या। गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल बाय होम, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इन्वेस्टर नेटवर्क ज्वाइंटली निकाला AICTE के थ्रू और आपका MOE इनोवेशन सेल के थ्रू। अच्छा, इसका काम पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनके कल्चर ऑफ इनोवेशन को स्ट्रेंथन करना और स्टार्टअप फंडिंग को इशू को एड्रेस करना। क्योंकि इससे ना बहुत ही क्रिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, मेंटरिंग मिल जाती है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिल जाती है अर्ली स्टेज स्टूडेंट को, फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स अब्रॉड। ध्यान से सुनना, कह रहा देखो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE SSPCA लॉन्च किया इन्होंने, ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ जाए। इसका काम पता है क्या है? ये चाहता है, अच्छा इसमें हम करने क्या वाले हैं, हम इनको ना ट्रैवल असिस्टेंस रजिस्ट्रेशन फी देंगे मिनिमम 2 से 10 बैचलर स्टूडेंट्स को फॉर अटेंडिंग कंपटीशन ऑन साइंटिफिक इवेंट एट इंटरनेशनल लेवल। एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी कि वो एक तो स्टूडेंट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और या वो कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा हो AICTE के थ्रू अप्रूव्ड कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। दोनों ही सिनेरियो में ऐसा बच्चा ज़रूर जाएगा, उसको ये सपोर्ट दिया जाएगा और इसमें ग्रांट किया जाता है एंटायर अमाउंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 लाख स्टूडेंट। ठीक है, 1 लाख पर स्टूडेंट पे लगाया जाता है इसके तहत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। बहुत सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय डिजिटल डिटॉक्स। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, किसके साथ कोलैबोरेट करके? ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम एंड निम्हांस के तहत कर्नाटका गवर्नमेंट ने, अब ये पेपर में आ जाएगा, डिजिटल डिटॉक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो कर्नाटका। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपने अपना अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑनलाइन डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पर ख़त्म कर दिया हो। जैसे आपने 24 घंटे के लिए ठान लिया हो, आज मोबाइल नहीं खोलेंगे, आज कोई सोशल मीडिया खोलेंगे ही नहीं, आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास जाएंगे नहीं, आज एक नेचुरल लाइफ जिएंगे। तो वो क्या है? डिजिटल डिटॉक्स है। मैंने भी किया था गैस, एक बारी मैंने सारा अपना उड़ा दिया था और बस मस्त अपना नेचुरल लाइफ जी रही थी मैं 1-2 दिन, और मुझे सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा था। 2 दिन के बाद जब मैं आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इनिशिएटिव सीक्स टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। कह रहा है इससे होता क्या है पता है आपको? अवेयरनेस और डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स हैं इसके लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्शन है, वर्कशॉप वगैरह ले रहे हैं। कह रहा है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। आजकल पता है मेंटल हेल्थ सबका इसलिए भी खराब है, हम सारे दिन पड़े रहते हैं बिस्तरों पे, लेके बैठे रहते हो, आप रीलें चेक करते रहते हो, उसी में आपका टाइम स्पेंड हो जाता है। आप कुछ नया क्रिएटिव कुछ सीख नहीं रहे हो, बस बाहर की एक इमेजिनरी दुनिया को इमेजिन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। आप जस्ट देख रहे हो, उसको जा रहे हो, एक रील पे 2 रील, 4, 15, 20। आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, आप ज़्यादा देर किसी को अटेंटिवली सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी आदत है, सेकंडों में रील खत्म हुई फिर दूसरी रील आएगी। फोकस खराब हो रहा है आपका। कह रहा है आपकी रियल वर्ल्ड कनेक्शंस मिट रहे हैं। कितने फ्रेंड्स हैं आपके, काउंट करो जरा आज। और आपका ओवर डिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप परेशान हो रहे हो, एंजाइटी में आ रहे हो, आज आपकी उस पर्टिकुलर थिंग से बात नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा, क्यों? खत्म करो, ये डिटॉक्स खत्म करना है, डिजिटल डिटॉक्स पे आ जाना है पूरी तरह से। तो कह रहा है ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी, बहुत लाभ देंगी। राइट, सो दिस इज गाइज अबाउट सोशल इश्यूज। कल से गाइज हम साइंस एंड टेक शुरू करेंगे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।